नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की लाठी। अपने कमरे में पति की तस्वीर पर लगे हार ने सुगंधा जी को हिलाकर रख दिया था। बुढ़ापे में अकेलेपन की पीड़ा कितनी असहनीय और हृदय विदारक होती है। सोचते सोचते सुगंधा जी का दिल दर्द से भर उठा था। आंखों से बार बार आंसू छलक कर आ रहे थे। उनके पति से जुड़ी सभी चीजों को समेटकर अलमारी में रख दिया गया था। उनकी हंसी से गुलजार कमरा आज एकदम शांत सा हो गया था। यह सन्नाटा सुगंधा जी को काटने को दौड़ रहा था। सुगंधा जी के पति सोहन जी का निधन हुए 20 दिन बीत चुके थे। उनके क्रियाक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी रिश्तेदार जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल अकेली थी। सुगंधा जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़ी बेटी नकुल का अपना कारोबार है और बड़ी बहू मोहिनी एक गृहिणी है। उनका छोटा बेटा आर्यन और उसकी पत्नी काव्या बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक साथ काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। उनकी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं। सुगंधा जी अपने बड़े बेटे नकुल के पास रहती थी। वे बीपी और डायबिटीज की मरीज थी। अक्सर उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, जिस कारण वह ज्यादा उठ और चल नहीं पाती थी। जब तक उनके पति जीवित थे, वे उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का पूरा ध्यान रखते थे। उन्हें जरा सी भी असुविधा नहीं होने देते थे। लेकिन पति की अचानक मृत्यु से सुगंधा जी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। पिता के क्रियाक्रम के बाद उनके छोटे बेटे आर्यन और उसकी पत्नी काव्या को नौकरी पर जाना जरूरी था। इसलिए वे दोनों वापस चले गए। आर्यन और काव्या सुगंधा जी को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते थे। लेकिन सुगंधा जी की बड़ी बहू उसी समय मुस्कुराते हुए बोली, अरे देवर जी, आप लोग तो नौकरी पर चले जाएंगे। माँ जी तो अकेले वहां परेशान हो जाएंगी। माँ जी को यहीं रहने दीजिए। हम उनका बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर दिन बीतने के साथ अब सुगंधा जी पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी। लेकिन उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू को तो जैसे उनसे कोई सरोकार ही नहीं था। वे अपनी जिंदगी में ही मस्त थे। लेकिन वे माँ को अपने पास इसलिए रखना चाहते थे ताकि वे हर महीने आने वाले अपने पिता की पेंशन हासिल कर सकें। इसके अतिरिक्त आर्यन भी हर महीने बेंगलुरु से अच्छी खासी रकम भेजा करता था, जिसे दोनों पति पत्नी हड़प लेते थे। एक दिन सुगंधा जी ने अपने बड़े बेटे नकुल को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो नकुल गुस्से में कहने लगा, माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद ही चले जाओ। तो सुगंधा जी ने कहा, बेटा, तुझे तो पता ही है मेरी हालत के बारे में। कहीं पर भी चक्कर खाकर गिर पड़ती हूँ। तभी नकुल बोला, माँ, एक काम कीजिए, आप आर्यन को फोन करके उसे पैसे मंगवा लीजिए। जब वो पैसे भेज देगा तो मैं आपको ले चलूंगा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर सुगंधा जी हैरान रह गई और बोली, बेटा, अभी तो हर महीने तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आती है और तुम भी कमाते हो, फिर भी तुम्हारे पास मेरी दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं हैं। सुगंधा जी की यह बात सुनकर उनकी बड़ी बहू मोहिनी बोली, कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे के पैसों पर नजर रखती हैं। महामारी फैलने के कारण हमारा पूरा काम धंधा चौपट हो चुका है और देवर जी तो अपनी नौकरी में खूब कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं। आपका बाकी का खर्च तो हम उठा रहे हैं। अगर थोड़े पैसे देवर जी दे देंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है बहू, ला, मेरी बात करा दे आर्यन से, सुगंधा जी ने कहा। तो मोहिनी ने फोन मिलाकर सुगंधा जी को पकड़ा दिया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, सुगंधा जी बोली, हेलो बेटा आर्यन। अरे माँ, आप? प्रणाम। कैसी हो आप? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊं। अरे माँ, आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक सोच रही हैं? नहीं बेटा, वह बात यह है कि मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत थी। अरे माँ, तो पहले बता दिया होता। ठीक है,
मैं अभी भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। आप तुरंत पैसे निकालकर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहकर आर्यन ने फोन रख दिया और अपने बड़े भाई के अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर करवा दिए। थोड़ी देर में नकुल के पास पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज आ गया। तब सुगंधा जी बोली, बेटा, आ गए पैसे। अगर पैसे आ गए हो तो चल, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हाँ माँ, पैसे तो आ गए, लेकिन मैं अभी भी आपको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता। थोड़ी देर में ले जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहते हुए नकुल उसी समय घर से बाहर चला गया। सुगंधा जी मायूस होकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। जब काफी देर तक वह नहीं आया तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू मोहिनी से कहा, बहू, तुम ही मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे बहुत तेज बुखार है, ऊपर से पूरा बदन दर्द से कराह रहा है। उसी समय बड़ी बहू झल्ला उठी और बोली, आपको तो और कोई काम है नहीं, हर घड़ी अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं। आज यहाँ दर्द तो कल वहां दर्द। अरे बुढ़ापा है, यह सब तो लगा ही रहेगा ना। अब हम सारा दिन आपकी सेवा में तो नहीं लगे रहेंगे। बहू, वो मैंने नकुल से कहा था, लेकिन वो चला गया। तभी मोहिनी हाथ को हवा में लहराकर तेज स्वर में कहने लगी, तो मैं क्या करूं? बाहर चले गए तो मैं अपने घर का काम संभालूं या आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? चुपचाप पड़ी रहो और अपने बेटे के आने का इंतजार करो। बार बार एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब मत करो। सुगंधा जी अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो गई और चारपाई पर लेटी हुई अपने हालात पर आंसू बहाने लगी। इंतजार करते करते सुगंधा जी थक चुकी थी। लेकिन नकुल रात के 12 बजे घर आया और वह भी शराब पीकर। अंदर आते ही वो अपने कमरे में चला गया। उसने एक बार अपनी माँ को देखा तक नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनकर सुगंधा जी समझ गई कि उनका बेटा नशे की हालत में है। वह चुपचाप यूं ही पड़ी रही। ऐसी हालत में उससे कहती भी तो क्या कहती, लेकिन उनके शरीर में बहुत ज्यादा जकड़न महसूस हो रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। बिना दवाई और खाने के वह अपने बिस्तर पर अधमरी हालत में पड़ी हुई कराह रही थी, परंतु किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। उधर बेंगलुरु में आर्यन और उसकी पत्नी काव्या को भी घर लौटते लौटते देर हो गई थी। तभी आर्यन को अपनी माँ की याद आई और बोला, मैं भी कितना नालायक बेटा हूँ। काम में इतना ज्यादा बिजी था कि माँ का हालचाल भी नहीं पूछ सका। आज माँ की तबीयत खराब थी। तभी काव्या बोली, कोई बात नहीं, मैं माँ जी को अभी फोन करके उनका हालचाल पूछती हूँ। फिर आर्यन बोला, नहीं नहीं, रहने दो, बहुत ज्यादा देर हो गई है। माँ सो गई होगी। वैसे भी उनकी तबीयत खराब है और कल तो प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें गुड़गांव जाना ही है। फोन नहीं करते माँ को, अचानक जाकर सरप्राइज दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, आर्यन ने कहा। तो दोनों जल्दी से घर पहुंचे और थोड़ा बहुत जो भी खाना पड़ा था खाकर अपनी पैकिंग करने लगे। सुबह की फ्लाइट से वो जल्दी ही गुड़गांव पहुंच गए और टैक्सी करके सीधा घर पहुंच गए। डोर बेल बजते ही नकुल ने गेट खोला, लेकिन जैसे ही गेट खोला तो अपने भाई और उसकी पत्नी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे आर्यन, तू? तभी आर्यन मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई के गले लग गया। वे तीनों अंदर आए, लेकिन मोहिनी को कोई खबर ही नहीं थी। वह अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। आर्यन और काव्या अपनी माँ के कमरे में गए और नकुल अपने कमरे में पहुंचकर अपनी पत्नी मोहिनी को जगाने लगा। अरे मोहिनी, उठो, देखो आर्यन और काव्या आए हैं। जैसे ही मोहिनी के कानों में आर्यन का नाम सुनाई दिया, वह एकदम उठ खड़ी हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? सुबह सुबह आर्यन कैसे आ धमका? बिखरे हुए बालों में मोहिनी अचंभित स्वर में बोली। तो नकुल ने कुछ सोचते हुए कहा, यह बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। यह लोग अचानक कैसे आ सकते हैं? उधर आर्यन और काव्या जब सुगंधा जी के कमरे में गए तो वह सोई हुई थी। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए तो महसूस किया कि उनका शरीर तो बुखार के कारण तपा हुआ था। उनके आसपास कोई दवाइयां भी नहीं रखी थी।
अरे माँ को तो तेज बुखार है, आर्यन ने बेचैन होते हुए बोला। तभी काव्या भी इधर उधर नजरें घुमाई और बोली, लेकिन आसपास कोई दवाई भी नहीं रखी। तभी आर्यन ने अपने बड़े भाई को आवाज लगाई, भैया जरा यहाँ तो आइए। उसी समय सुगंधा जी की भी आंख खुल गई। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम कब आए? तुमने तो बताया भी नहीं, माँ खुश होकर कहने लगी। तो आर्यन बोला, वो सब छोड़िए माँ, आप यह बताइए, आपको इतनी तेज बुखार है, आपने कोई दवाई क्यों नहीं ली? उसी समय सुगंधा जी उठने की कोशिश करने लगी, तो काव्या और आर्यन ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। क्या माँ, यह थोड़ा सा बुखार है? आपका बदन तप रहा है और आप इसे थोड़ा सा बुखार बोल रही हैं। आर्या ने फिर से अपने भाई को आवाज लगाई, तो नकुल बोला, हाँ हाँ, अभी आया। उसी समय नकुल और उसकी पत्नी मोहिनी दोनों दौड़ते हुए सुगंधा जी के कमरे में आए। तो आर्य ने कहा, माँ को इतनी तेज बुखार है और आप लोगों को परवाह तक नहीं। माँ के पास कोई दवाई भी नहीं रखी। तो नकुल ने कहा, हाँ, मैंने मोहिनी को बोला था कि दवाई वगैरह माँ के पास ही रख दिया करो, लेकिन तेरी भाभी भी ना, घर के सारे काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिली होगी बेचारी को, इसलिए शायद मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी होगी। उसी समय सुगंधा जी दर्द से कराहने लगी, तो आर्यन और काव्या ने उनको सहारा देकर उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप करने के बाद पता चला कि उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ, क्या आपने दवाइयाँ नहीं खाई? काव्या ने पूछा। तो सुगंधा जी बोली, बेटा वो बात यह है कि 1 महीने से मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। यह सुनकर आर्यन और काव्या हैरान रह गए। वे सारी दवाइयां लेकर उन्हें घर लेकर आए और कमरे में लिटाकर सबसे पहले उन्हें कुछ खाने को दिया और फिर दवाइयां खिलाई। थोड़ी ही देर में सुगंधा जी को नींद आ गई। आर्यन गुस्से से अपने बड़े भाई के कमरे में गया तो देखा वो कमरे में नहीं था और उसकी भाभी आराम फरमा रही थी। भैया कहाँ है भाभी? आर्यन ने गुस्से में बोला। तो मोहिनी घबरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो क्या है ना, आपके भैया बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए हैं। उसी समय नकुल घर पहुंच गया। क्या बात है छोटे, इतने गुस्से में क्यों है? भैया पहले आप एक बात बताइए, आपने माँ को दवाइयाँ क्यों नहीं ला कर दी? और जब माँ की हालत बिगड़ गई तब भी आप डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। जानते हैं, माँ ने 1 महीने से बीपी और डायबिटीज की दवाइयाँ नहीं खाई है। यह सुनकर नकुल और मोहिनी एक दूसरे को देखने लगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भैया, माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे या नहीं? अरे वो मैंने मोहिनी को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है। ऐसे कौन से काम में बिजी थे जो इतना जरूरी काम करने के लिए भी वक्त नहीं था आपके पास? तो फिर मोहिनी घबराए स्वर में बोली, मैं तो दिन भर इतना काम करके थक जाती हूँ, मैं कैसे लेकर जाती डॉक्टर के पास? दोनों पति पत्नी आपस में ही बहस करने लगे। तो नकुल ने गुस्से में अपनी पत्नी को ही तमाचा जड़ दिया। पति के हाथों थप्पड़ खाकर मोहिनी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसी समय तपाक से बोली, अच्छा, जब हाथ में पैसे आ गए थे तो शराब पीने चले गए। रात को नशे में धुत होकर घर लौटे थे आप, और अब सारा इल्जाम मुझ पर डालने पर तुले हुए हैं। इलाज के लिए भेजे गए पैसों से शराब पीने की बात सुनते ही आर्यन गुस्से से कांपने लगा और एक जोरदार तमाचा अपने बड़े भाई के मुंह पर रसीद कर दिया। पूरा घर उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। नकुल अपने गाल पर पड़े थप्पड़ से वहीं थमसा गया। वह चाहता तो वह भी हाथ उठा सकता था, किंतु वह चुप रहकर अपना गुस्सा पी गया, क्योंकि आर्यन और काव्या की बदौलत ही उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। इसलिए नकुल और उसकी पत्नी मोहिनी चुपचाप पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े रहे। तभी काव्या ने कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे ऐसा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, जैसा तुमने अपनी माँ के साथ किया है। भाभी, अपनी देवी समान सास की सेवा करने की बजाय आप उन्हें जीते जी मारने पर तुली हुई हैं। फिर आर्यन बोला, हम जो हर महीने इतनी रकम आप लोगों के पास भेजते थे, वह सब कहाँ चली गई? कल जो पैसे मैंने माँ के इलाज के लिए भेजे थे, उसमें से थोड़े से पैसे भी आप उनके इलाज पर खर्च नहीं कर सके।
सारे पैसे आप दोनों हजम कर गए। इतना कहकर आर्यन और काव्या माँ के कमरे में चले गए। आर्यन ने अपनी पत्नी काव्या को कहा, काव्या, तुम माँ का खास ख्याल रखना, उनकी पूरी सेवा करना और जो भी उनका खाने का दिल हो उन्हें तुरंत बना कर देना। प्रोजेक्ट का काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर काम 2 दिन में हो गया तो हम परसों तक घर के लिए निकल जाएंगे और माँ की तबीयत जैसे ही संभल जाएगी तुम उनका सामान पैक कर लेना। इस पर काव्या ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं माँ के पास ही हूँ, उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप जाइए। अपनी पत्नी से पूरी तरह आश्वस्त होकर आर्यन घर से चला गया। उसे प्रोजेक्ट का काम करते करते शाम हो गई। काव्या ने अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हल्का फुल्का खाने को बोला था। खिचड़ी बनाकर उसने उन्हें अपने हाथों से खिलाई। उसके बाद दवाई खिलाई और थोड़ी देर बाद फल काटकर उन्हें खिलाने लगी। सुगंधा जी के शरीर में अभी दर्द बना हुआ था, तो काव्या ने उनका पैर भी दबाया। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर सुगंधा जी तो उसे आशीर्वाद ही दिए जा रही थी। नकुल और मोहिनी काव्या को अपनी माँ की देखभाल करते देख जलते भूनते जा रहे थे। इसी जलन के कारण मोहिनी ने रसोई घर में किसी के लिए खाना नहीं बनाया। लेकिन जब काव्या ने सभी बर्तन खाली देखे तो मोहिनी को आलू की सब्जी और चपाती बनाने को बोला। अब मोहिनी उसे मना कैसे कर सकती थी। चुप करके उसने सब कुछ बना दिया। खाना खाते हुए काव्या ने सुगंधा जी से पूछा, माँ जी, आपका भी कुछ खाने का मन है तो बता दीजिए, मैं बना लाती हूँ। तो माँ ने मना कर दिया। काव्या अपने कॉलेज के किस्से सुना सुनाकर सुगंधा जी को खूब हंसा रही थी, जिस कारण सुगंधा जी अपना दुख दर्द सब कुछ भूल गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद आज वो पहली बार हंसी थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं। सुगंधा जी के सिर में तेल की मालिश करते हुए काव्या ने मोहिनी को सबके लिए डिनर बनाने को बोल दिया। मुंह कान सिकुड़ते हुए मोहिनी सारे काम करती रही और अपनी मदद करने के लिए अपने पति नकुल को भी उसने बर्तन धोने के काम पर लगा दिया। बच्चे भी अपनी चाची के साथ खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। आज पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। आर्यन को रात को घर आते आते 8 बज गए। जब घर में आया तो अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह भी सबके साथ हंसने बोलने में व्यस्त हो गया। अपनी माँ के पास आया और उनके चरणों में बैठकर बोला, माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे देख तो, एक ही दिन में भली चंगी हो गई हूँ। तेरे और काव्या के आने से मेरा कमरा तो गुलजार हो गया। मेरी बच्ची ने मेरा दिन भर बहुत ख्याल रखा। पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रही और ऊपर से अपने कॉलेज के किस्से सुना सुनाकर मुझे इतना हंसाया जितना मैं आज तक नहीं हंसी थी। सौभाग्यवती रहो बहू। सुगंधा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। तो काव्या बोली, अरे आप भी तो वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ हैं। फिर काव्या ने अपने पति को देखते हुए कहा, अच्छा आप तो बताइए, काम पूरा हुआ या नहीं? तो आर्यन बोला, हाँ काव्या, काम तो हो चुका, लेकिन आज मैं बहुत थक चुका हूँ। ना जाने इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। कल घर पर आराम करके परसों यहाँ से निकलेंगे, फिर तो ना जाने कब यहाँ आना होगा। फिर सुगंधा जी ने कहा, हाँ मेरे बच्चों, खूब खुश रहो। थोड़ी ही देर में काव्या सुगंधा जी के लिए दलिया बनाकर ले आई और अपने हाथ से खिलाने लगी। तभी मोहिनी आई और बोली, खाना तैयार है। भाभी, खाना माँ के कमरे में ही ले आना, हम सब यहीं बैठकर खाएंगे। उधर मोहिनी काव्या की यह बात सुनकर तिलमिला उठी, लेकिन चुपचाप सब काम करती रही, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती थी। यह सोचकर कि अगर ये लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा। लेकिन उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं था कि वे दोनों सुगंधा जी को भी अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। जब आर्यन और काव्या के जाने का वक्त आया तो वह दोनों माँ का सामान भी पैक करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख मोहिनी दौड़ी दौड़ी आई और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे यह क्या,
माँ जी का सामान क्यों पैक कर रहे हैं आप? माँ जी कहाँ जा रही हैं? फिर काव्या ने कहा, भाभी, हम माँ जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। यह बात सुनते ही मोहिनी और नकुल दोनों ऐसे स्तब्ध रह गए मानो काटो तो खून नहीं। नकुल घबराकर बोला, नहीं नहीं, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अब माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं बरतेंगे। क्यों माँ, आप ही कुछ बोलिए ना। बड़े बेटे नकुल की यह बात सुनकर सुगंधा जी के चेहरे पर दुख के भाव उफान मारने लगे और बोली, बेटा, जब तेरा पहली बार स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं हर थोड़ी देर के बाद देखने जाती थी कि कहीं तू रो तो नहीं रहा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं। क्योंकि तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरता था तो मैं परेशान हो जाती थी। फिर मुझे हैरानी है कि आज मेरा वही बेटा दिन रात बहते हुए मेरी आंखों के आंसू क्यों नहीं देख पाया। थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही तो मांगती थी मैं तुम लोगों से। इतना कहते हुए सुगंधा जी की आंखें फिर से नम हो गई। फिर आर्यन बोला, नहीं भैया, आप पर भरोसा करके हम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब वो गलती हम दोहराना नहीं चाहते। माँ हमारे साथ ही रहेंगी और यह तय हो चुका है। आर्यन की यह बात सुनकर नकुल और मोहिनी दोनों गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर वह आज तक रुपए हड़प रहे थे। माँ तो उनके लिए एटीएम कार्ड की तरह थी। इसलिए वे खूब आग्रह करने लगे कि माँ उनके साथ ही रहेंगी। लेकिन उनकी सुनने वाला कौन था? छोटा बेटा और बहू अपनी माँ को अपने साथ बेंगलुरु ले गए। अब ना तो नकुल के पास में उनके पिताजी की पेंशन आ रही थी और न ही आर्यन उन्हें कोई पैसा भेजता था। मोहिनी और नकुल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि यदि वे माँ की थोड़ी सी देखभाल कर लेते तो आज उन्हें यह दिन ना देखना पड़ता। माँ के जाने के साथ ही नकुल की दुकान का काम धंधा बिल्कुल ठप हो चुका था। पैसों की कमी के चलते अपनी दुकान से नौकरों की छुट्टी कर दी और नौकरों वाले सारे काम खुद ही करने लगा। वह इतना शिक्षित भी नहीं था कि कोई अच्छी नौकरी कर सके। पैसों के अभाव में मोहिनी हर रोज अपने पति नकुल के साथ झगड़ा करती। इस बात का इल्जाम वे दोनों एक दूसरे पर थोपते रहते थे। उधर बेंगलुरु जाकर काव्या ने सुगंधा जी के लिए एक फुल टाइम अटेंडेंट रख ली थी। रोज सुबह शाम योगा करवाने के लिए योगा टीचर भी आया करते थे। महीने भर के अंदर सुगंधा जी भली चंगी हो गई। वे लोग जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी की वृद्ध महिलाओं ने अपना एक समूह बनाया हुआ था। सुगंधा जी उस समूह की एक मेंबर बन गई। समूह की सभी महिलाओं के साथ मिलकर योगा, मेडिटेशन, समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपनी बीमारियों और परेशानियों के कारण जो सुगंधा जी अपने जीवन को जीना ही भूल गई थी, वे अपने सभी शौक दोबारा से जागृत करके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने लगी हैं। वे हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और जी भरकर अपने बेटा बहू पर प्यार लुटाती हैं। हमारे घर के बुजुर्ग तो हमारे घर की ताकत और रौनक होते हैं। उन्हें हमेशा प्यार और सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।